सो हाय, हम हैं अपने मास्टर सीरीज़ के डे 21 पे और आज हम पढ़ने वाले हैं जैक्स डेरिडा एंड डीकंस्ट्रक्शन। अभी तक जो हम लिटरेरी थियोरीज पढ़ रहे थे अपने सेकंड साइकिल में, वही हम कंटिन्यू कर रहे हैं थर्ड में, और हम कुछ नई चीज़ों के साथ एड ऑन करते करते आपको वो चीज़ें पढ़ाते जाएंगे। अगर मैं बात करूं पेपर 1 की, तो हमने न्यू यूनिट स्टार्ट कर दी है, पीपल एंड एनवायरनमेंट, जिसके लेक्चर्स आपको मिलते जा रहे हैं। और पेपर 2 में हम बात कर रहे हैं जैक्स डेरिडा और डीकंस्ट्रक्शन, जो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके सिलेबस का। तो अगर मैं शुरुआत करूं जैक्स डेरिडा से, तो मैं आपको बता दूं, हम जैक्स डेरिडा की कहानियां सुनते सुनते पहुंच जाएंगे डीकंस्ट्रक्शन से, डिफरेंस से, बाइनरी अपोजिशन ट्रीज, लोगोसेंट्रिज्म, सारी चीज़ें हम जान लेंगे। ठीक है, पेपर 1 में आप देख रहे हैं हमने क्या क्या चीज़ें कवरअप की हैं और कैसे कैसे की हैं। ठीक है, क्योंकि हम हाई ROI टॉपिक्स पे फोकस कर रहे हैं सारी चीज़ों पे, और वी आर नॉट हेयर टू सेल होप्स, वी आर नॉट हेयर टू सेल होप। तो आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है बहुत ही कायदे से वेल डिज़ाइन PY के फोकस्ड कंटेंट दिया जा रहा है, और विदाउट एनी एडवर्टीजमेंट, विदाउट एनी फीस आपको फ्री में चीज़ें प्रोवाइड कराई जा रही हैं। और ये बहुत ही गोल्डन चीज़ें हैं जो आपको डायरेक्ट PYQs में एग्ज़ाम में देखने को मिलेगी, क्योंकि ये सारा ऐसा कीवर्ड कंटेंट है कि आपको ऐसे कीवर्ड्स दिखाना, बताना कि आप PYQs करना सीख जाएं। और जो बच्चे लिटरेरी थ्योरी का लेक्चर नंबर 20 देखे होंगे, डे 20 का, वो जान पा रहे होंगे कि हम कैसे कितनी आसानी से PYQs कर पा रहे थे। तो उस लेक्चर को मिस आउट मत करना, क्योंकि वो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें हमने सारे PYQs किए हैं, सारी लिटरेरी थ्योरीज से मिक्स विद रिवीजन। ठीक है, इस वाले डे 21 की एक नई साइकिल की शुरुआत करते हुए समझते हैं कि सबसे पहले ये जैक्स डेरिडा कौन है। अभी तक हमने जाना कि फर्डिनेंड साहब कौन थे, या वर्जीनिया वुल्फ कौन थी, है ना, या फिर हम बात कर रहे थे रोलैंड बार्थ्स कौन थे। इन सब की बात करते करते अब हम ये ज़रा जान लें कि जैक्स डेरिडा कौन है। जैक्स डेरिडा, जिनका टाइमलाइन आप याद रखेंगे 1930 to 2004, वॉज एन अल्जीरियन बॉर्न फ्रेंच फिलोसोफर। ये एक फ्रेंच फिलोसोफर हैं, वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एंड कंट्रोवर्शियल थिंकर्स ऑफ 20th सेंचुरी। ये जितने ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हैं उतने ज़्यादा कंट्रोवर्शियल भी हैं। और ये किस लिए जाने जाते हैं? फॉर फाउंडिंग डीकंस्ट्रक्शन। तो अभी तक जो लोग ऐसे किताबें कथा सुनने आए हैं, तो उन्हें मैं बता दूँ, आपको कॉपी पेन लेके बैठना है और कीवर्ड्स नोट करते जाना है। ठीक है, तो ये किसके फाउंडिंग मेंबर हैं? ये फाउंडिंग मेंबर हैं डीकंस्ट्रक्शन के। ठीक है, डीकंस्ट्रक्शन की अगर मैं बात करूं तो ये क्या होता है? ये एक तरह का मेथड होता है ऑफ रीडिंग एंड इंटरप्रेटिंग टेक्स्ट। डीकंस्ट्रक्शन हम क्या देखेंगे? अ मेथड ऑफ रीडिंग एंड इंटरप्रेटिंग टेक्स्ट दैट चैलेंजेस द स्टेबिलिटी ऑफ मीनिंग। जो एक ऐसा तरीका, एक ऐसा इंटरप्रेटिंग टेक्स्ट, ऐसा तरीका जो चैलेंज कर रहा है मीनिंग की स्टेबिलिटी को, है ना। कोई आपकी एग्जिस्टेंस को, कोई आपकी जो आपकी एग्जिस्टेंशियलिज्म है ना, आप जिस तरह से एग्जिस्ट कर रहे हैं उसी पे कोई सवाल उठा दे, सोचो कितनी बड़ी बात होगी। वैसे ही आप किसी टेक्स्ट को पढ़ रहे हो, उसको कैसे आप इंटरप्रेट कर पा रहे हो, उस चीज़ को चैलेंज कर दे कि आप जो मीनिंग निकाल रहे हैं ये सही है, नहीं गलत है ना। दैट चैलेंजेस द स्टेबिलिटी ऑफ मीनिंग। He belongs to post-structuralist niche tradition, that meaning he came after structuralism, Saussure, and deliberately questioned its assumption that language has fixed stable meaning. अब बात क्या है कि हाँ, ये है पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट, है ना। पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट मैंने आपको पढ़ाया, वैसा ही मैं आपको बता रही हूँ कि ये स्ट्रक्चरलिज्म के बाद आए हैं, है ना। स्ट्रक्चरलिज्म के बाद ही तो आएगा पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। तो इसमें हम देख रहे थे फर्डिनेंड साहब, जो हमसे कह रहे थे कि साइन देखो सिग्निफायर और सिग्निफाइड से मिलके बनता है और उसके पास फिक्स्ड मीनिंग होता है। लेकिन डेरिडा आए, उन्होंने कर दिया डीकंस्ट्रक्शन। उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, कोई फिक्स्ड मीनिंग नहीं होता है, सबका अपना अपना मीनिंग होता है, सबकी अपनी अपनी बातें होती हैं। ठीक है, इनके कीवर्ड्स याद रखना: ऑफ ग्रामेटोलॉजी, राइटिंग एंड डिफरेंस, डिसेमिनेशन, मार्जिन्स ऑफ फिलॉसफी। ये इनके कीवर्ड्स हैं जो आपको याद रखने हैं। अगली बात मैं करूँ लोगोसेंट्रिज्म, जो बहुत पूछा जाता है, और ये हमारा है राइटिंग बायस।
द वेस्टर्न बायस। द वेस्टर्न बायस कैसे है, पहले सबसे पहले समझो कि लोगोसेंट्रिज्म होता क्या है। एक तरह का ऐसा बिलीव dominant in Western thought that speech voice is superior to writing and that language directly expresses a present stable meaning or truth, that's the logos। लोगोस क्या है, लोगोस पे ध्यान देना क्योंकि ये पूछते हैं। लोगोसेंट्रिज्म ये बोल रहे हैं कि एक ऐसा बिलीव लोगों में जो वेस्टर्न थॉट में ज़्यादा देखा जाता था कि स्पीच है या जो वॉइस है वो सुपीरियर है हमारी राइटिंग से, एंड दैट लैंग्वेज डायरेक्टली एक्सप्रेसेस अ प्रेजेंट स्टेबल मीनिंग और ट्रुथ। आ गया। बट डेरिडा ने आर्ग्यू किया वेस्टर्न फिलोसफी को और उन्होंने कहा कि वेस्टर्न फिलोसफी हैज़ ऑलवेज प्रिविलेज्ड प्रेजेंस ओवर एब्सेंस, स्पीच ओवर राइटिंग, रीजन ओवर सप्लीमेंट। वेस्टर्न ने हमेशा ऐसा प्रेजेंस को मायना दिया है ना, ऑलवेज प्रिविलेज्ड प्रेजेंस ओवर एब्सेंस, स्पीच ओवर राइटिंग एंड ओरिजिन ओवर सप्लीमेंट। ये ऐसे कीवर्ड्स हैं जो डायरेक्ट पूछे जाते हैं, इसलिए दिमाग लगा के सुनो कि मैं कह क्या रही हूँ, है ना। लोगोसेंट्रिज्म समझ में आ गया कि ये स्पीच या वॉइस को सुपीरियर मानना राइटिंग से, और कह देना कि लैंग्वेज डायरेक्ट एक्सप्रेस कर देती है एक प्रेजेंट स्टेबल मीनिंग या ट्रुथ। बट डेरिडा जो आए, जो उन्होंने फर्डिनेंड साहब की बात को बदल दिया, उन पे क्वेश्चन कर दिया, तो वो इस बात को भी क्वेश्चन कर रहे हैं कि वेस्टर्न फिलोसफी जो है उसने हमेशा प्रिविलेज रखा है प्रेजेंस को, स्पीच को और ओरिजिन को, किसके ओवर, अब्सेंस, राइटिंग और सप्लीमेंट के। ही कॉल्स दैट दिस इज मेटाफिजिक्स ऑफ प्रेजेंस। ये पूछ लेते हैं कि मेटाफिजिक्स ऑफ प्रेजेंस क्या होती है, तो याद रखना एक ऐसा आइडिया दैट देयर इज ऑलवेज अ सेंटर, अ फाउंडेशन, अ ट्रांसेंडेंटल सिग्निफाइड दैट एंकर्स मीनिंग। Deconstruction exposes this illusion, this is no stable center, meaning is always differed। Deconstruction का पहली बात यही है कि मीनिंग हमेशा बदलता है, कोई भी स्टेबल सेंटर नहीं होता है, ठीक। डीकंस्ट्रक्शन में यही बात याद रखनी है। जैसे स्ट्रक्चरलिज्म में आप याद रख रहे थे कि एक साइन बनता है सिग्निफायर और सिग्निफाइड से मिलके, और मार्क्सिज्म में देख रहे थे एक पावर स्ट्रक्चर की बेस सुपर स्ट्रक्चर देख रहे थे। वैसे ही डीकंस्ट्रक्शन में आप क्या देखोगे कि मीनिंग जो होता है उसका कोई स्टेबल सेंटर नहीं होता है, वो ऑलवेज डिफर्ड। डिफर्ड की स्पेलिंग देखो एक बार, ये याद रखनी है। डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस होता है डेरिडा का मास्टर कॉन्सेप्ट जो बहुत पूछा जाता है। इसमें उनका कहना है कि देखो डिफरेंस इज नॉट डिफरेंस। स्पेलिंग पे भी ध्यान देना क्योंकि ये पूछ लेते हैं। डेरिडा कॉइन्ड दिस टर्म बाय मर्जिंग टू फ्रेंच वर्ड्स, एक डिफरर और एक डिफेरर। एक का मतलब है टू डिफर यानी कि टू पोस्टपोन, टू पोस्टपोन का मतलब कुछ चीज़ डिले कर देना, और एक का मतलब है टू डिफर मतलब कुछ डिफरेंट होना किसी चीज़ से, है ना। इन स्पोकन फ्रेंच डिफरेंस एंड डिफरेंट साउंड आइडेंटिकल, दे कैन ओनली बी टोल्ड अपार्ट इन राइटिंग। This is Derrida's point. Writing is not secondary to speech. The difference only exists in writing, challenging logocentrism directly. Logocentrism में लोग कह रहे थे कि स्पीच की देखो ज़्यादा बोलबाला है, स्पीच ज़्यादा अच्छी होती है राइटिंग से, तो उन्होंने कहा नहीं, देखो फ्रेंच में हम डिफरेंस दोनों को, हम डिफरेंस और डिफरेंस दोनों को हम सेम साउंड, आइडेंटिकल साउंड कर रहे हैं, लेकिन जब हम इसको लिखेंगे तब हमें इसका असल मीनिंग पता लगेगा, तब हमें इसका असल मीनिंग डिफरेंस हम चैलेंज कर पाएंगे। तो इनका कहना था कि लोगोसेंट्रिज्म को इसी बात से ये चैलेंज कर रहे थे कि मीनिंग चेंज होता है और लिखना ज़्यादा सुपीरियर होता है, ना कि स्पीच। वॉट इट मीन्स फॉर मीनिंग, एवरी वर्ड गेट्स इट्स मीनिंग बाय बीइंग डिफरेंट फ्रॉम अदर वर्ड्स। कैट बैट से अलग है, बैट रेड से अलग है, इसलिए इन सब का मीनिंग अलग अलग है। But meaning is never fully present, it is always deferred, always pointing to other signs. There is no final complete meaning, and language is an endless chain of signifiers. अब यहाँ तक मुझे लगता है आपको बात समझ में आ गई होगी। लोगोसेंट्रिज्म और डिफरेंस दोनों चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। वहीं हम बात करें बाइनरी अपोजिशंस की, तो बाइनरी अपोजिशन देखते हैं एंड वाई दे आर अनस्टेबल। वेस्टर्न थॉट्स ऑर्गेनाइजेस रियलिटी थ्रू बाइनरी पेयर्स। वेस्टर्न थॉट जैसे कि हम देख रहे थे कि वो एक बाइनरी पेयर्स में रख रहे थे रियलिटी को, लाइक वन टर्म इज ऑलवेज प्रिविलेज जो पहले आता है, और दूसरा वाला मार्जिनलाइज्ड होता है। पहला टर्म जैसे वो अगर रख रहे हैं स्पीच,
तो राइटिंग को वो मार्जिनलाइज्ड कर दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि स्पीच सुपीरियर है, प्रिविलेज टर्म को पहले रख रहे हैं। ये वो बाइनरी अपोजिशन क्रिएट कर रहे हैं। उनका कहना है कि स्पीच सुपीरियर है। किनका कहना है? लोगोसेंट्रिज्म का, वेस्टर्न थॉट में। बट डेरिडा का आर्ग्यूमेंट क्या है? डेरिडा का आर्ग्यूमेंट ये है कि राइटिंग कैरीज द ट्रेस इक्वली प्राइमरी, कि राइटिंग वो जो डिफरेंस है ना, डिफरेंस और डिफरेंस, उस चीज़ को चैलेंज कर पा रहे हैं। तो राइटिंग कैरीज द ट्रेस इक्वली प्राइमरी। राइटिंग भी उतनी ही इक्वली प्राइमरी है जितनी स्पीच, कुछ ज़्यादा कम नहीं है। प्रेजेंस अब्सेंस की अगर मैं बात करूँ तो प्रेजेंस ऑलवेज कंटेन्स अब्सेंस। ये कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं जो डायरेक्टली पूछ लेते हैं और आप इन पे ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए इन पे ध्यान दीजिएगा। मेन वुमेन, जैसे कि मेन को प्रिविलेज टर्म की तरह मान रहे थे वेस्टर्न थॉट में, और मार्जिनलाइज्ड टर्म मान रहे थे वुमेन। बट डेरिडा ने आर्ग्यूमेंट रखा कि नीदर इज ओरिजिनल, बोथ आर डिफरेंट, डिफाइंड बाय डिफरेंस। भाई मेन और वुमेन में जो डिफरेंस है वो उन लोगों को डिफाइन कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि एक सुपीरियर है एक इन्फीरियर है। सेंटर, मार्जिन, लिटरल, मेटाफोरिकल, ओरिजिनल, कॉपी, ये सारे आर्ग्यूमेंट हैं जो आपको याद रखने हैं। वहीं हम देखेंगे डेरिडा का डीकंस्ट्रक्टिव मूव जो 3 स्टेप में हुआ था। पहला स्टेप था हमारा कि एक बाइनरी आइडेंटिफाई करो कि उसमें प्रिविलेज्ड पेयर क्या है, लाइक रीजन ओवर मैडनेस इन अ फिलोसफिकल टेक्स्ट। दूसरा था कि उसको रिवर्स कर दो या इन्वर्ट कर दो, शो हाउ मार्जिनलाइज्ड टर्म इज एक्चुअली प्रायर। देखो जैसे मेन और वुमेन है, ठीक, तुमने आइडेंटिफाई कर लिया कि इसमें मेन को प्रिविलेज रखा गया है इन कंपैरिजन टू वुमेन। दूसरे स्टेप में तुम उसको रिवर्स कर दोगे और दिखाओगे कि कैसे वुमेन भी प्रायर हो सकती हैं इन कंपैरिजन टू मेन। और तीसरे में तुम उसको डिस्प्लेस कर दोगे, डीकंस्ट्रक्ट कर दोगे। डू नॉट सिंपली फ्लिप द हियरार्की, इंस्टेड शो दैट नीदर टर्म कैन स्टैंड अलोन, बोथ आर अनस्टेबल। तुमको ये नहीं दिखाना है कि जो तुम दूसरा मार्जिनलाइज्ड टर्म दिखा रहे हो उसको ऊपर करना है। तुमको ये दिखाना है कि दोनों अकेले कुछ भी नहीं है, दोनों के एक साथ होने में ही जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है उसी से दोनों की वैल्यू क्रिएट हो रही है। केवल वुमेन सुपीरियर नहीं है, केवल मेन सुपीरियर नहीं है, उनके डिफरेंसेस ही उन दोनों की वैल्यू बना रहे हैं। अब दोनों ही अनस्टेबल हैं। द बाइनरी कोलैप्सेस। ये 3 स्टेप्स हैं जो याद रखने हैं, और इन 3 स्टेप्स को याद रखने में मुझे लगता है जितनी बातें मैंने बोली हैं वो समझ में आ गई होंगी। बहुत इजी एग्जांपल से समझाई हैं। नहीं समझ में आई हैं, ये 2 मिनट की बात दोबारा सुन लो, समझ में आ जाएगा। 2x से हटा के 1x पे सुनोगे ना, सब बात समझ आ जाएगी, क्योंकि उतना तेज मैं नहीं बोल रही हूँ। द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेस की अगर मैं बात करूँ तो अ ट्रेस इज द मार्क लेफ्ट बाय समथिंग दैट इज absent. Every sign carries traces of all signs it is not. Meaning is never really purely present. It is always contaminated by the trace of what is absent or other. इनका कहना है, ट्रेस का इनका जो कॉन्सेप्ट है उसमें इनका कहना है कि ट्रेस जो है वो एक मार्क है जो कहीं ना कहीं रह जाता है, जो absent होता है उसमें। देखो आपके पास 1000 लोग हैं एक ही कमरे में, बट आपको कुछ कमी महसूस हो रही है अपने अंदर से, तो वो जो कमी महसूस हो रही है ना अपने अंदर से, डैट इज ट्रेस। तो हर एक साइन कहीं ना कहीं कोई ना कोई ट्रेस रख रहा होता है सारे साइंस का, और मीनिंग हमेशा प्योरली प्रेजेंट नहीं होता है, उसके अंदर कहीं ना कहीं एक ट्रेस होता है जो चीज़ एब्सेंट होती है उसकी। आपके पास लाख खुशी हो, बट एक ऐसी चीज़ जो आपके अंदर खालीपन नहीं भर पा रही है, वो आपके अंदर क्या हो रहा है? ट्रेस। For example, when you read the word love, you understanding of its carries trace, hate, loss, longing, attachment, all the sign that love is not, but that silently shapes its meaning. जब भी आप प्यार के बारे में सोचते हैं, लव के बारे में सोचते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ ट्रेसेस ऑफ आपके अंदर जो लॉन्गिंगनेस होता है, आपका अटैचमेंट होता है किसी से, या हेट होता है या लॉस होता है, वो कहीं ना कहीं उभर के आपके अंदर आ जाता है, जो कहीं ना कहीं साइलेंटली शेप कर रहे होते हैं मीनिंग ऑफ लव को, है ना। अगर मैं बात करूं, और गंदा हो गया है क्या, है ना, 1 मिनट रुकना। अब साफ हो, हाँ ठीक है।
अगली बात अगर मैं आपसे करूं कि मेरे को लगता है जो जो ये छोटे छोटे पॉइंट हैं जो आपको डिटेल में समझने की ज़रूरत है, ये समझ में आते जा रहे होंगे, चाहे लोगों से इंटरेस्ट हो गया, चाहे डिफरेंस हो गया, चाहे बाइनरी अपोजिशन हो गया, कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेस हो गया, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको जानना ज़रूरी है, इनसे PYQs आते हैं। अगर मैं बात करूं द लॉजिक ऑफ सप्लीमेंट की, लॉजिक ऑफ सप्लीमेंट क्या होता है? इन रोस्यू डेरिडा नोटिसेस द वर्ड सप्लीमेंट इज़ यूज्ड इन 2 वेज। उन्होंने देखा कि सप्लीमेंट को 2 तरह से यूज़ किया गया है। पहला, एन एडिशन टू समथिंग ऑलरेडी कंप्लीट, एक ऐसी ही चीज़ में एडिशन कर देना जो पहले से कंप्लीट है, उसको आप सप्लीमेंट कह दे रहे हैं। या फिर एक ऐसा सब्स्टिट्यूट जहाँ पे कुछ कमी रह जा रही है। सप्लीमेंट आपको 2 तरीके से यूज़ कर रहे हो, एक जहाँ पे कमी नहीं है और कुछ एक्स्ट्रा है, कुछ एड ऑन कर रहे हो तो सप्लीमेंट कह दे रहे हो, या फिर कहीं पे किसी चीज़ की कमी है और उसको आप उस गैप को फिल कर रहे हो तो आप सप्लीमेंट कह दे रहे हो। और यही कॉन्ट्राडिक्शन रिवील कर रहा है कि इफ़ ओरिजिनल वर ट्रूली कंप्लीट, इफ़ द, इससे आपको मुझे लगता है दिख नहीं रहा है ना? 1 मिनट रुकिएगा, मैं कलर चेंज कर देती हूँ। वैसे आई प्रेफर द कलर येलो एंड पर्सनली आई लाइक द येलो कलर, आई लव सनफ्लावर्स। टेल मी व्हाट्स योर फेवरेट फ्लावर। और अभी तक मैंने नहीं बोला है कि एक्टिव पार्टिसिपेशन मस्ट है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो सवालात मैं पूछूंगी उसके आंसर्स नहीं देने हैं। आई वॉन्ट योर एक्टिव पार्टिसिपेशन, ओके। द सप्लीमेंट contradiction reveals if the original were truly complete इट वुड नीड नो सप्लीमेंट। अगर ओरिजिनल चीज़ ही अपने आप में पूरी है तो उसको सप्लीमेंट की ज़रूरत ही नहीं होगी। और अगर हो रही है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वो ट्रेस है, कहीं ना कहीं वो सप्लीमेंट की ज़रूरत है। द सप्लीमेंट रिवील्स द लैक एट द हार्ट ऑफ द ओरिजिनल, राइटिंग इज़ द सप्लीमेंट ऑफ स्पीच। यहाँ से इन्होंने जो लोगो सेंट्रिज्म का कहना था कि स्पीच सुपीरियर है, उस बात को ख़त्म कर दिया और यहाँ से उन्होंने सप्लीमेंट से बताया कि राइटिंग इज द सप्लीमेंट ऑफ स्पीच। हम किसी चीज़ को ना कम रख रहे हैं ना ज़्यादा रख रहे हैं, हम उसको जहाँ उसकी ज़रूरत है वहाँ रख रहे हैं। अप्लाइंग डीकंस्ट्रक्शन टू अ लिटरेरी टेक्स्ट, अब इसको हम लिटरेरी टेक्स्ट में कैसे लगा पा रहे हैं? जैसे साइको एनालिटिक थ्योरी हमने पढ़ी, सारी चीज़ें पढ़ी, उसको हम टेक्स्ट में कैसे लगा पा रहे थे, वो सारा हमने एक फ्लो चार्ट देखा। जिन बच्चों ने साइको एनालिटिक थ्योरी नहीं पढ़ी है, जिनको लग रहा है आप क्या बोल रहे हो, तो उनको वो देखना है लेक्चर, क्योंकि ना तो आपका फाउंडेशन लग रहा है ना आप मास्टर सीरीज़ के बच्चे लग रहे हैं। अगर नहीं है तो अभी आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि फिर पता नहीं आप घूमते फिरते कब इस वीडियो को ढूंढ पाए, है ना? क्योंकि कभी कभी तो आपका पढ़ने का मन करता है, कभी कभी तो आप अच्छी जगहों पहुँच जाते हैं पढ़ने के लिए, तो आगे से दिमाग ना लगाना पड़े, याद ना करना पड़े कि कहाँ कहाँ खो गए, कौन सी एक वीडियो मिली थी जहाँ अच्छा मिल रहा था कंटेंट। तो इसलिए सब्सक्राइब कर लेना, वो फ्री है। और बाय द वे ये कोर्स भी फ्री है, सब कुछ फ्री है। फाउंडेशन बैच भी मैंने फ्री लिया था, ये भी फ्री लिया है। और इसलिए थोड़ी सी जहमत उठा लेना और बेल आइकन खोल लोगे तो नई वीडियोस पता लगती रहेंगी, है ना? अब लिटरेरी टेक्स्ट में डीकंस्ट्रक्शन को कैसे लगा रहे हैं? तो व्हेन यू डीकंस्ट्रक्ट अ लिटरेरी टेक्स्ट यू लुक फॉर इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शंस। अच्छा, अभी तक आपने क्या देखा था? अभी तक आपने 3 स्टेप काहे के देखे थे? आपने अभी तक 3 स्टेप देखे थे कि कैसे आप डीकंस्ट्रक्टिव मूव ले सकते हैं, है ना? बाइनरी को आइडेंटिफाई कर रहे हो, फिर उसको इन्वर्ट कर रहे हो, फिर डीकंस्ट्रक्ट कर रहे हो। अब उसको अगर मैं किसी टेक्स्ट में लगाना हो तो कैसे लगाऊंगी? कि जब भी हम डीकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कोई भी लिटरेरी टेक्स्ट को, तो यू लुक फॉर इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शन। आपको इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शन देखनी है कि कहाँ पे टेक्स्ट अंडरमाइंस कर रहा है इट्स ओन स्टेटेड मीनिंग, अपनी ही वही बात को कहाँ पे अंडरमाइन कर रहा है, उस चीज़ को आपने कॉन्ट्राडिक्शन को पहचान लिया, है ना? आपको किसी के अंदर की बात जाननी होती है तो आप उसका वो गैप देखते हो ना, कि इंसान कहाँ पे लैक कर रहा है, इसकी वीकनेस क्या है। तो वही वीकनेस आपने निकाल लिया, इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शन, कि अच्छा ये फलाने इंसान की मेरे सामने तारीफ़ तो कर रहा है बट अंदर इसके कोई जलन तो भरी हुई है। ये चीज़ आप पहचानते हो ना, वो इंटरनल कॉन्ट्राडिक्शन, वही वो पहचान लिया आपने। फिर मार्जिनलाइज्ड वॉइसेस, कैरेक्टर्स और पर्सपेक्टिव डेटा सप्रेस्ड बट सीक्रेटली डिफाइन द डोमिनेंट नैरेटिव, इसको पहचान लिया मार्जिनलाइज्ड वॉइस में। फिर उसके साथ अपने गैप्स और साइलेंस पहचाने कि व्हाट द टेक्स्ट डज नॉट से, कह नहीं रहा है बट इसका मतलब वही निकल रहा है। ये इंसान उसकी बुराई नहीं कर रहा है बट इसका कहीं ना कहीं टोंट में बात वही निकल रही हो। आप गैप्स और साइलेंस, मार्जिनलाइज वॉइस, सारी चीज़ें इकट्ठे कर रहे हो और उसके बाद आप मल्टीपल
कंपीटिंग मीनिंग्स, नो सिंगल करेक्ट रीडिंग करके आप उस चीज़ को डीकंस्ट्रक्ट कर ले रहे हो, बता रहे हो कि देखो कोई एक सिंगल मीनिंग नहीं हो सकता है इस बात का, इसका ये भी मतलब हो सकता है, इसका ये भी मतलब हो सकता है, इसका मतलब ये भी हो सकता है उसने उसे धोखा दिया हो, इसका मतलब ये भी हो सकता है उसने उसका कोई चीज़ चुराई हो, समझ काइंड ऑफ थिंग। ऐसे आप डीकंस्ट्रक्ट कर लोगे। अब कुछ हाई यील्ड एग्जाम पॉइंट्स जो आते ही आते हैं वो ये आते हैं कि डेरिडा की नेशनैलिटी और पीरियड, तो ये अल्जीरियन बॉर्न फ्रेंच हैं, 1930 to 2004 पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट हैं। इनका डीकंस्ट्रक्शन का मतलब डिस्ट्रक्शन बिल्कुल नहीं है। इट इज़ नॉट टीयरिंग अ टेक्स्ट अपार्ट, इट इज़ शोइंग हाउ अ टेक्स्ट अंडरमाइंस इटसेल्फ फ्रॉम विदिन। ऑफ ग्रामेटोलॉजी वर्क जो बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है, चैलेंज करता है लोगोसेंट्रिज्म को और कॉइन करता है वर्ड डिफरेंस को, क्रिटिक सोशल एंड्रो से। डिफरेंस की ट्रिक जो आपको याद रखनी है कि ए इन डिफरेंस इज विजिबल ओनली इन राइटिंग, नॉट ऑडिबल इन स्पीच, दैट इज द होल पॉइंट। अब ये जो एक टेक्स्ट है इसके बारे में आप अगर समझें तो ये एक लाइन लिख के आती है, इसका मतलब होता है देयर इज़ नथिंग आउटसाइड द टेक्स्ट। ये फेमस डेरिडा कोट है जो आपको याद रखना है और मुझे लगता है कि इसकी बैटरी रही है जा, कोई बात नहीं, आपकी बैटरी डाउन नहीं होनी चाहिए, आपकी तैयारी पूरी रहनी चाहिए। और जिन बच्चों ने टेलीग्राम अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आपको बताइए कहाँ टेलीग्राम भिजवाएं आपके घर में हम, मतलब आप ही का फ़ायदा होगा अगर आप ज्वाइन कर लेंगे, आप ही को डेली प्रैक्टिस शीट्स मिलती रहेंगी, है ना। तो इन केस अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, लो मैं एक बार आपको क्यूआर दिखा देती हूँ। अरे भाई पैसा नहीं मांग रही हूँ, पैसा मांगने का क्यूआर नहीं दिखा रही हूँ मैं। अच्छा अभी चलो क्यूआर नहीं है, चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तब भी मिल जाएगा, ले लेना, ठीक है। ये बहुत फेमस कोट है, इसको लिख लेना, देयर इज़ नथिंग आउटसाइड द टेक्स्ट, एवरीथिंग इज़ अ टेक्स्ट, कंटेक्स्ट इज़ ऑल्सो अ टेक्स्ट, सब चीज़ टेक्स्ट है, ठीक। और तुम भी उसको टेक्स्ट कर रहे हो ना, साइड साइड में मत करो, इस पे ध्यान दे लो। अपोरिया a logical deadlock or unresolved contradiction in a text, this is what deconstruction reveals। अपोरिया सामने से पूछ लेंगे आपके टपोरियाँ हो जाएंगी, समझ रहे हो। तो इस चीज़ को याद रखना कि अपोरिया क्या होती है, ट्रिबिलिटी क्या होती है, ये सारे ऐसे टर्म्स हैं जो आपने हो सकता है अभी तक सुने भी ना हो, इन सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स को याद रखना। अपोरिया अ लॉजिकल डेडलॉक और अनरिजॉल्वेबल कॉन्ट्रडिक्शन इन अ टेक्स्ट। इटरेबिलिटी की बात मैं करूँ तो ये साइंस है डैट कैन बी रिपीटेड इन अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट गेनिंग न्यू मीनिंग, अ साइन इज नेवर आइडेंटिकल टू इटसेल्फ। फेरमैकन की अगर मैं बात करूँ तो ये ग्रीक वर्ड है जिनका मतलब है दोनों, पॉइजन और क्योर, यूज्ड बाय डेरिडा टू शो हाउ लैंग्वेज कंटेन कॉन्ट्राडिक्टरी मीनिंग साइमल्टेनियसली। अब ये अगर आ गया ना आपके एग्जाम में, आपको कि पता नहीं कहाँ से आया था, यहाँ से आता है। डेरिडा और फर्डिनेंड साहब की क्या टक्कर हुई है, फर्डिनेंड साहब ने कहा है कि साइन जो बनता है वो सिग्निफायर और सिग्निफाइड से मिलके बनता है और रिलेटिवली स्टेबल होता है। वहीं डेरिडा का कहना है कोई भी स्टेबल मीनिंग नहीं होता है, कोई भी स्टेबल सिग्निफाइड नहीं होता है, मीनिंग हमेशा बदलता रहता है, डिफर्ड। डीकंस्ट्रक्शन वर्सेस न्यू क्रिटिसिज्म आपको बहुत पूछा जाता है। न्यू क्रिटिसिज्म में आपको देखने को मिल रहा है यूनिफाइड मीनिंग, है ना, ऑर्गेनिक होल। वहीं डीकंस्ट्रक्शन में आपको देखने को मिल रहा है कि मल्टीपल मीनिंग्स हैं, अनस्टेबल है और कॉन्फ्लिक्टिंग मीनिंग्स भी हैं, ये आपको डीकंस्ट्रक्शन में देखने को मिलता है। अगेन वी हैव अ स्मॉल टेबल दैट इज स्मार्ट कंपैरिजन टेबल, जिसमें आपको कुछ की डिफरेंसेस बता रही हूँ जो पूछे जाते हैं फर्डिनेंड साहब और डेरिडा, क्योंकि इन्हीं दोनों की आपस में टक्कर है। एक कह रहा है कि रिलेटिवली स्टेबल है, एक कह रहा है स्टेबल ही नहीं है, एक स्ट्रक्चरलिज्म का है, एक पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म का है। इनका कहना है साइंस सिग्निफायर और सिग्निफाइड से मिलके बनता है जो स्टेबल होता है, इनका कहना है कोई स्टेबल सिग्निफाइड ही नहीं होता है, मीनिंग बदल जाता है। इनका कहना है लैंग्वेज एक सिस्टम ऑफ डिफरेंसेस है, वहीं इनका कहना है एंडलेस प्ले ऑफ डिफरेंसेस है, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। स्पीच और राइटिंग की अगर मैं बात करूँ तो इन्होंने स्पीच प्राइमरी माना है, दैट इज़ फोनोसेंट्रिज्म, और इन्होंने राइटिंग प्राइमरी मान के इक्वली इम्पॉर्टेंट बोला है। मीनिंग क्या है, मीनिंग इज़ रिलेटिवली फिक्स्ड इन स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू फर्डिनेंड साहब, बट अकॉर्डिंग टू डेरिडा ऑलवेज मीनिंग इज ऑलवेज डिफर्ड, नेवर फुल्ली प्रेजेंट।
सेंटर क्या है, यहाँ लैंग्वेज एज अ सिस्टम सेंटर माना है, यहाँ कोई सेंटर नहीं कहा है, इन्होंने कहा है मीनिंग देखो स्ट्रक्चर जो है वो हमेशा अनस्टेबल होता है। की टर्म आपको कौन कौन से याद रखने हैं, इनमें लेंग, पेरोल और साइन, जो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं। अब मेरे को ज़रा कमेंट डाउन करके एक बार बता दो कि लेंग, पेरोल और साइन तीनों चीज़ें होती क्या हैं। इनकी ज़रा एक एक बार डेफिनेशन कमेंट डाउन कर दो। जो बच्चे बिगिनर नहीं है एटलीस्ट वो तो कर ही दें, शर्म को साइड में रखे, है ना। और डेरिडा के केस में आपको डिफरेंस, ट्रेस, अपोरिया याद रखना है। और एक कौन सा याद रखना है जो फैकोमेन अभी पढ़ाया था मैंने, ये देखो फार्मेकन, पता नहीं फेमोकेन कहाँ से आ गया मेरे दिमाग में, फार्मेकन और इट्रेबिलिटी, ठीक है। डेरिडा का कोर कॉन्सेप्ट एक लाइन में अगर आपको जानना है तो डिफरेंस, क्योंकि ये पूछ लेते हैं कि कौन सा कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है, सोर्स टेक्स्ट क्या है, तो ये वाली टेबल आपके बहुत काम की, ये बिल्कुल दिल दिमाग में बसा लो। अब ये लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी ले लो, कॉपी पे बना लो, और ये सोर्स टेक्स्ट याद रखना, मीनिंग याद रखना, कॉन्सेप्ट याद रखना, क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट मैं पढ़ा चुकी हूँ, मीनिंग भी बता चुकी हूँ, बस क्या करना है तुमको सोर्स टेक्स्ट याद रखना है, इसलिए इस टेबल का तुम्हारे पर काम है, ठीक है। कर लोगे इतना। फ्लो चार्ट में एक बार मैं समझा देती हूँ कि इनका जो स्ट्रक्चरलिज्म चल रहा था फर्डिनेंड साहब का, उसको डेरिडा ने चैलेंज कर दिया और लोगों से इंटरेस्ट आइडेंटिफाई कर दिया कि वेस्टर्न लोग बायस कर रहे हैं, स्पीच को ऊपर रख रहे हैं, ओवर राइटिंग, और उसी को खोज खाज के उनने डिफरेंस एक कॉइन किया वर्ड, और जहाँ उन्होंने कहा कि देखो जो ए का डिफरेंस है ना वो केवल राइटिंग में दिख सकता है, बोलने में नहीं दिख सकता। तो इसी के साथ उन्होंने बाइनरी अपोजिशन डीकंस्ट्रक्टेड कर दिया, ट्रेस सप्लीमेंट अपोरिया किया, और डीकंस्ट्रक्शन एज अ रीडिंग स्ट्रेटजी बताते हुए पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट लेगेसी छोड़ गए, जिससे फेमिनिस्ट, पोस्ट कॉलोनियल, क्वेयर थ्योरी तीनों लोग इन्फ्लुएंस हो गए, ठीक है। सो दिस इज़ फॉर टुडे, और ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो PYQs हैं और आपको करने हैं, इनके आंसर्स आपको कमेंट डाउन करने हैं इन द सीक्वेंस लाइक 1 का ABCD टाइप, और क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है और आपको याद रखने हैं, और आज जितना भी पढ़ाया है उसकी आपकी इससे प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना। तो इसको आप याद रखेंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है और इसी टाइप से आते हैं तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना। तो इसके आंसर कमेंट डाउन कर देना बेटा। फिफ्थ, सिक्स्थ आई थिंक हो गया, अच्छा सेवेंथ दिख रहा है ना, एट्थ, नाइन्थ एंड टेंथ, तो ये 10 क्वेश्चन आपको कर लेना है। और जब आप ये 10 क्वेश्चन कर लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आज की आपने क्लास जो भी की है उससे आपको कितना आया है, और मेरे को भी एक बार बताना कि आपको कैसा लगा, आपको क्या समझ में आया, कितना समझ में आया। और आई एम वेरी सॉरी कि चीज़ें टाइमली अपलोड नहीं हो पा रही हैं, कंसिस्टेंटली तो हो रही हैं, टाइमली नहीं हो पा रही हैं ड्यू टू सम मेडिकल इश्यूज़, बट आई होप यू विल अंडरस्टैंड। एंड मिलते हैं एक नई क्लास में, एक नए अंदाज, एक नए लेक्चर के साथ, और भी अच्छे ख्यालातों के साथ, और ज़्यादा डिटेल में और अच्छी चीज़ों के साथ। और पेपर 1 का अगर पीपल एनवायरनमेंट से डरते हो तो उसको कर लेना, क्योंकि दैट इज़ इम्पॉर्टेंट ऑल्सो। और क्योंकि पेपर 1 में भी हम ऑलमोस्ट 7 यूनिट्स कंप्लीट करने वाले हैं, और लिटरेचर में हमने देखा है कि कैसे हमने ब्रिटिश लिटरेचर कवर अप कर लिया, लिटरेरी थ्योरी हम कंप्लीट करने ही वाले हैं, और इसके बाद हम इंडियन लिटरेचर, अफ्रीकन लिटरेचर, अमेरिकन लिटरेचर, साथ में लिटरेरी क्रिटिसिज्म, इंग्लिश इन डेली यूज़, इंग्लिश एज अ टीचिंग लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें हम कवर अप करेंगे। और चिंता मत करो, रिवीजन भी करेंगे, PYQ भी करेंगे, और ये सारी जितना भी हमारा सिलेबस है ये भी सारा करेंगे, और सारा 50 दिन के अंदर ही कर रहे हैं, ठीक है। और JRF लेवल कर रहे हैं, तो चिंता करने वाली बात नहीं है, आपको बस रेगुलरली कंसिस्टेंटली ये चीज़ें करती जानी है, रोज़ का रोज़ क्वेश्चन करते जाना है, और जो भी होमवर्क आपको दिया जा रहा है वो करना है बस, ठीक है। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कर पाओ करना, क्योंकि हमारा उद्देश्य है लिमिटेड टाइम में मैक्सिमम चीज़ें, मैक्सिमम आउटपुट लाना, और उसी तरीके से हम पढ़ाते हैं। PYQ फोकस्ड कंटेंट है। अब देखो जिसने भी मेरे से पढ़ा है वो तुरंत ऐसे ऑप्शंस देख के तुरंत आंसर बता देगा, ये हाल है, यही हाल था लिटरेरी थ्योरी वाले
जो हमने मैराथन ली है ना, उसमें भी यही हाल था। आप एक बार देखेंगे क्वेश्चंस, आप आंसर तुरंत बताने लग जाएंगे। यकीन नहीं हो तो वो लिटरेरी थ्योरी वाली एक मैराथन देख लेना जाके, जो 1 घंटे की है, जिसमें सारी लिटरेरी थ्योरीज विद PYQ हमने कवर अप की हैं और विद रिवीजन कवर अप की हैं, है ना। तो आई होप कि इस तरह आप कंसिस्टेंटली पढ़ते रहेंगे और अपनी दिक्कत, समस्या, परेशानी कमेंट डाउन करते रहेंगे। और मिलते हैं हम आपसे एक नई क्लास में एक नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।